सभी का स्वागत है समिष्ठा सिंह के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान, वो मेहमान जो साहित्य की दुनिया में है उस्ताद, वो मेहमान जिनकी बातें अपने आप में है कमाल। तो बिना पहेली बुझाए चलिए कराते हैं आपकी भी उनसे मुलाकात न्यूज़ आउटलुक की खास पेशकश साहित्य आउटलुक में हमारी संवाददाता नेहा श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ आउटलुक इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम साहित्य आउटलुक में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि विपिन बल्लभ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में साहित्य आउटलुक में। सर, आज के समय में जो साहित्य है वो देश दुनिया से खोता जा रहा है। नई जो पीढ़ी है इनके मन से उतरता जा रहा है। इनको सर पसंद है जोक सपाटा, जिसको सुनकर ये हंस लें और एक दूसरे को मैसेज के रूप में फॉरवर्ड कर दें। लेकिन जब मैं आपसे मिली और आपको देखकर, आप खुद एक यंग कवि हैं, अभी हमारे हिसाब से आपकी बहुत उम्र नहीं है, तो आपके मन में ये साहित्य कैसे उतरा? क्या प्रेरणा थी जिसने आपको साहित्य के क्षेत्र में उतारा? मेरा क्या है कि मेरे पिताजी जो है बचपन से ही कुछ ना कुछ गुनगुनाया करते थे और वो मेरे लिए एक प्रेरणा बनी। उन्होंने 2003 में मुझे छोड़ दिया अकेला, और उनके जो शब्द थे मेरे लिए आज भी वो जीवंत हैं और जीवंत रहेंगे। उनकी प्रेरणा से मैं लिखना शुरू किया हूँ और लिखते लिखते कुछ ऐसी कविताएं लोगों को पसंद आईं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, उत्साह दिया, और मेरे लिए ये प्रेरणा बनी कि आगे लिखता चला गया। तो पिताजी की प्रेरणा को बल्लभ जी ने आगे बढ़ाया है। तो कृपया सर, जो आपके पिताजी की जो पंक्तियाँ थी या जो आपको वो कहते थे, सराहते थे, कृपया वो 2 लाइनें हमें सुना दें, हमारे दर्शकों को सुना दें। कहते थे कि बिपिन लाल तुम डब्बा भर दो, बिपिन लाल तुम इतना कर दो। इस तरीके से वो गुनगुनाया करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत अच्छा। और सर ये बताएं कि क्या ये जो साहित्य है जो आप लिखते हैं या जो इसको आप प्रेरणा स्वरूप अपने जीवन में जिसको आपने उतारा है, कब ये आपका रोज़गार बना? इस चीज़ का एहसास आपको कब हुआ कि क्या ये आपका रोज़गार है वास्तविकता में? साहित्य आज की भूमि में बहुत ही मुश्किल है जो रोज़गार बने। ये एक पेट की शांति नहीं, मन की शांति है, और जो केवल मन को शांत रखती है, मन की भूख मिटाती है, पेट की भूख नहीं मिटाती है। और मैं बस मन को शांत रखता हूँ, इसको गाकर, इसको पढ़ के, इसको लिख के। बहुत अच्छा कह सकते हैं। सर का कहना है साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो मन की भूख मिटाती, मन को शांति देती है, कह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो सर, आप साहित्य लिखने के अलावा क्या और भी कोई कार्य करते हैं? जी, मैं एक कामतानाथ बाल विद्यालय में एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ, और प्राइवेट है, और उसके साथ ही मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलाता हूँ, तो उससे थोड़ा सा अर्निंग हो जाती है मेरे लिए। ओके, तो सर ये बताएं कि आपने कब से लिखना शुरू किया? कितनी उम्र से आपने लिखना शुरू किया? मुझे ये तो ठीक से याद नहीं कब से लिखना शुरू किया। मैं 12th कर रहा था जब, तो मैं कुछ ऐसे ही लिखा करता था, तो मेरे साथियों को, कंपनी के जो थे, उनको अच्छा लगता था। तो इसके बाद जब एक कार्यक्रम में मैं कुछ लाइट चली गई थी तो सभी लोग जाने लगे। मैं एक कार्यक्रम में था, गांव का ही कार्यक्रम था। अचानक लाइट 12-1 बजे समथिंग रात में चली गई मिडनाइट को, तो सारे लोग जाने लगे वहाँ से, और जनरेटर स्टार्ट करने में थोड़ी सी समस्या हुई, देर लगी। तो मैं उस समय खड़े होकर स्टेज पे अपनी पंक्तियाँ गुनगुनाने लगा ताकि लोग रुक जाएँ, और बस वो गुनगुनाई हैं कि लोगों ने सुना, जाना, समझा, और मुझसे पूछा क्या खुद लिखते हो, क्या खुद लिखते हो, क्या खुद लिखते हो। इस तरीके से जब मैंने उन्हें स्वयं लिख के दिया, सुनाया, गाया, तत्काल आज जैसे आंसू कविता बोलते हैं, तो वो मानने लगे कि हाँ ठीक है और लिखो। उत्साह मिला, और उत्साहवर्धन के साथ साथ उन्होंने कुछ मदद भी करी हमें यहाँ वहाँ पहुँचाने में, संबल मिला। सब कार्यक्रम होते गए, आगे बढ़ते गए। अभी हाल ही में नेपाल का भी कार्यक्रम किया पिछले महीने काठमांडू में, और एक अपना निजी कार्यक्रम यहाँ पे कानपुर देहात में अभी 21 जुलाई को ही होके आया है। ये सबका दुलार, सबका प्यार और स्नेह है। बहुत अच्छा। सर को देख सकते हैं जो इनकी उपलब्धि है वो उनमें से नहीं कि उसका सारा श्रेय खुद ही ले रहे हों। उनका कहना है कि पिताजी प्लस लोगों की प्रेरणा, सहयोग से वो आगे बढ़े, और उन्हीं का जो योगदान है अपने जीवन में वो उतार रहे हैं। बहुत अच्छा। सर ये बताएं, हिंदी के अलावा क्या किसी और भाषा में भी आप लिखते हैं? जी, हिंदी के अलावा भोजपुरी में भी लिखा है, और कुछ पंक्तियाँ इंग्लिश में भी लिखी थी कि लव इज़ ब्लाइंड बट इट कैन सी, लव इज़ ब्लाइंड but it can see, love has no ear but it can hear, love have no legs but it can run, love have nothing but it can do everything.
Wow, what a wonderful lines these are actually. See, love does not have ear, but love can hear. बहुत अच्छा. Love does not have eyes, but it can see. Wonderful. तो सर बहुत अच्छा. तो कृपया. नथिंग बट इट कैन डू एवरीथिंग. उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो सब कुछ कर सकता है. But the love should be real, I think. यस यस. ओके सर, कृपया इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो उसके पीछे की भावनाएं हैं, वो मैं चाहूँगी आप उस पर प्रकाश डालें. जी, ये भावनाएं क्या हैं, ये कहीं से भी आ जाती हैं और मूलतः ये उस हृदय से जन्म लेती हैं, अंतर्भाव से जन्म लेती हैं, जहाँ कुछ नज़रें देखती हैं और मन मस्तिष्क उनको संचित करता है और हृदय उनको प्रफुल्लित करके भाव रूप में कलम के द्वारा उनको उकेर कर एक लेखनी बना देता है जो जीवंत पर्यंत अमर हो जाती हैं. अच्छा सर, अभी आपने कहा कि आप हिंदी के साथ इंग्लिश और भोजपुरी में भी लिखते हैं. तो मैं आज के समय में भोजपुरी जो भाषा और गाने हैं वो बहुत चर्चित हैं, हमारे सिनेमाज में और टीवी में लोग बहुत देखते हैं. चाहूँगी कि प्लीज़ भोजपुरी में कुछ हमें गा के सुनाएं कि हमारे दर्शक एकदम खुश हो जाएं. देखिए, भोजपुरी का तो आप जानते ही हैं कि भोजपुरी में किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग होता है और उसी भाषा शैली को लेकर के मैंने एक गीत लिखा था और बहुत पॉपुलर सिंगर हैं वो अंकिता सिंह जी भोजपुरी की. मैंने उन्हें एक गीत दिया था गाने के लिए. उसके बोल हैं कि सखी साली सलाहज के गाल में चुमा लेबे नए साल में. सखी साली सलाहज के गाल में चुमा लेबे नए साल में. तो देख सकते हैं भोजपुरी भाषा जो है उसका अपना एक अलग अंदाज है जो लोगों को बहुत मोहित करती है एक्चुअली. तो अच्छा सर, ये बताएं कि क्या आपकी कोई किताबें या कोई उपलब्धि भी प्रकाशित हुई है? 9 साझा संग्रह पुस्तकें हैं और एक निजी प्रकाशन है जो श्री मलूक दास जी के नाम से मलूक भजन संग्रह है वो, और उसमें मलूक चालीसा, मलूक आरती और भजन संग्रह हैं. स्तुतियाँ भी हैं उसमें मलूक दास जी की. और इसके साथ में अभी एक हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई है नाव कागज़ की आंसुओं का दरिया, जो बहुत ही अच्छी पुस्तक है. उसमें भी एक लेखक के दर्द और भाव को दिखाया गया है कि उस लेखक का जो दर्द है वो किस तरीके के कागज़ पे उकेर करके उसकी नाव बना करके और आंसुओं से जो अश्रु बहते हैं उसमें उसको बहा करके उस दरिया को मान करके उसमें अपने दर्द और गम को इस तरीके से बहा देता है. तो देख सकते हैं कि कैसे मनों की जो भावना है, जो मनोभाव है, उसको कागज़ में उतार के और कलम से उसको लिखा गया है. और कवियों की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो दिल की बातें हैं, जो दिल के दर्द है, उसे वो पन्ने पे उकेर देते हैं. सर, जो आज की युवा पीढ़ी है, आप खुद एक युवा हैं, आप इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे बच्चे जो साहित्य को सुनना या पढ़ना ही नहीं चाहते. तो उनके लिए क्या प्रेरणा स्वरूप आप बोलना चाहेंगे? क्या है कि आज की दुनिया का और जो आज के प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस फ़ोन पे उपलब्ध हो रही हैं उनसे ना भटकाव होना वाजिब है और लाजमी भी है, क्योंकि व्यक्ति विशेष चाहता है कि वो खुश रहे और खुशियाँ उन्हें इंटरटेन में ही मिल पाती हैं. और साहित्य इंटरटेन नहीं देता है, मन की शांति देता है, मन को उद्वित करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. लेकिन आज का व्यक्ति विशेष जो है वो इन सब चीज़ों से अलग हट करके फ़ोन में लगा रहता है. बड़ा दुर्भाग्य है ये देश का और हमारा सबका दुर्भाग्य है कि हम वो फिजूल के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं. और मैं चाह रहा हूँ कि जो भी नए बच्चे हैं, लिख रहे हैं, हमारे साथी हैं और अच्छा लिख रहे हैं, मुझसे बेहतर लिख रहे हैं, कहते हैं कि आएंगे हमसे बेहतर लिखने वाले और आपसे बेहतर सुनने वाले. मैं ही नहीं हूँ एक ऐसा. तो कहने का सेंस है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है ठीक से. तो उन्हें अगर प्लेटफॉर्म अच्छा सा मिले तो मुझे लगता है कि वो देश दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए अपनी भुजाएं फैलाए बहुत दूर से तैयार खड़े हुए हैं. तो देख सकते हैं सर का कहना है कि आप इस क्षेत्र में जाएं और सही मार्ग का चुनाव करें जिससे आपको आगे सफलता मिले. बहुत अच्छा सर, मैं ये चाहूँगी कि आपकी जो पुस्तक है उसमें लिखी कोई कविता पूरी हमारे दर्शकों को. ये कविता है मेरी बेटियों पर लिखी हुई कि बेटियां प्रीति का एक संगीत हैं, बेटियां प्रीति का एक संगीत हैं, बेटियां कीर्ति यश का नयन
दीप हैं। बेटियों से सृजित है धरा सृष्टि ये, बेटियां सर्वोदित शब्दातीत हैं। क्या बात। आज के समय में हम देख रहे हैं लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि यहाँ पे इस बालिका का रेप हुआ या यहाँ पे इस बालिका को मारा गया या घर से निकलने में पाबंदियाँ हुई, तो वो लोग जो ऐसी सोच रखते हैं उनको ये पंक्तियाँ सुननी चाहिए कि बेटियाँ देश का गर्व हैं, बेटियाँ देश का गर्व हैं। मुआफिज कश्ती के मुआफिज ही भंवर से प्यार कर बैठे, कलह कलुषित काम का व्यापार कर बैठे। इस तरीके की भावनाएं हैं कि जिनसे हम आशाएं करते हैं कि मेरी ज़िंदगी, मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर सब कुछ उनके हाथों में दे करके एक उम्मीद रखते हैं कि मेरा सब कुछ कैरियर ठीक हो जाएगा, और वही लोग जो है हमें इस दलदल में धकेलने का प्रयास करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। बहुत अच्छा सर, ये बताएं क्या प्रकृति को ध्यान में रख के कभी आपने कुछ लिखा, पर्यावरण प्रकृति को ध्यान में रख के? हाँ, लिखता है, और सभी लोग लिखते हैं, ऐसा मैं ही नहीं, सभी लोग लिखते हैं। और जो मेरा बेस है लिखने का वो श्रृंगार है, और मुझे ज़्यादातर जो कंठस्थ है, जो मुझे याद है वो श्रृंगार ही याद है, बाकी चीज़ें। हाँ जी। अच्छा, तो सर जैसे श्रृंगार रस तो प्रेम की मिसाल देता है, तो मैं चाहूँगी उसी प्रेम प्रसंग को लेते हुए कोई कविता सुना दें एक। जी जी, मैं प्रेम पे जो बिल्कुल कविता सुनाता हूँ कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो मैं एक मुक्तक से आपको जोड़ता हूँ कि बुलाता हूँ तुम्हें हर बार कि तू एक बार नहीं आती, बुलाता हूँ तुझे हर बार कि तू एक बार नहीं आती, कि सावन हो के हो भादो कोई त्योहार नहीं आती, जहाँ में इश्क करने को हैं लाखों तो बालाएं, जहाँ में इश्क करने को है यूं तो लाखों बालाएं, नशेड़ी हूँ मैं देसी का, मुझे इंग्लिश नहीं भाती, मुझे इंग्लिश नहीं भाती। बहुत क्या बात, वाह वाह। तो सावन का महीना चल रहा है और श्रृंगार इनका मेन रस है, जिसको लेके ये कविताओं को रचित करते हैं, लिखते हैं, उकेरते हैं अपनी कलम से। बहुत ही प्यारी कविता थी सर। और सर ये बताएं कि जैसे कि जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई कहता है हमारे पास ये कमी है। तो इंसान का जो दुख है, ये हर इंसान के जवान में आजकल सुन रहे हैं हम, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत दुख। क्या आपके जीवन में कोई दुख है? ऐसा कोई प्राणी ही नहीं है जो किसी दुख से घिरा हुआ ना हो, और यदि जो घिरा नहीं है वो इंसान ही नहीं है। कुमार विश्वास साहब कहते हैं, हमारे बड़े आदरणीय हैं हमारे काव्य क्षेत्र से, कहते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बिल्कुल। तो उनको सिरोद्धार करके अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है जो दुखी हो, और कोई ऐसा नहीं है जो सुखी हो। मैंने आपसे प्रश्न एक्चुअली सर इसलिए पूछा कि सामान्य आदमी के जीवन के दुख अलग होते हैं, कवियों के जीवन में दुख होते नहीं हैं। वो अपनी ही कविताओं में इतने खोए रहते हैं कि उनका दुख उन्हीं कविताओं में बह जाता है। तो उस चीज़ को ज़रा याद रख के कुछ आप हमें बताएं कि आपके जीवन में आप अपने दुखों को कैसे टैकल करते हैं। नहीं, कवियों में दुख होता है, बशर्ते क्या है कि लोगों के, आम लोगों के जो है दुख हैं वो आँखों से आंसू बन करके झरते हैं, और कवियों के जो दुख है वो कलम से उकेर करके कागज़ में आ जाते हैं। क्या बात। और अभी आपने जितनी भी पंक्तियाँ सुनाई हैं उससे एक एहसास मिला कि आप कुमार विश्वास जी को बहुत प्रेरित उनसे हैं आप। तो क्या कुमार विश्वास जी की कोई पंक्तियाँ आपको बहुत पसंद हैं, तो आप कृपया हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी, मैं उनको समर्पित करें। अब विश्वास जी मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हें बहुत पूजता हूँ, मानता हूँ। उन्हीं की पंक्तियों से जुड़ी हुई एक 2 कॉपी मैंने लिखी थी, रचना करी थी आज 3-4 साल पहले, मैं उसको रखता हूँ कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।
क्या बात, क्या बात। और जिस तरह ये उनकी भावनाओं से प्रेरित है, वैसे इनके जो राग है, इनका जो गायन का तरीका है, वो भी सर उनसे ही प्रेरित है। और बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ को सुनकर हमें, और आशा करेंगे कि आप लगातार हमारे कार्यक्रम साहित्य आउटलुक में आके हमारे लोगों को ऐसे ही रिझाते रहेंगे। सर, जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्दी अब 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का अवसर होगा, तो क्या सर कभी कुछ आज़ादी को लेकर कुछ आपने लिखा? जी लिखा था, बहुत पहले लिखा था। मैं तो ऐसा लिखा था, इस पर मैंने ऐसा लिख दिया था 2018 में 14 अगस्त की रात को मैं एक मैसेंजर पोस्ट किया था, और इतना ज़्यादा था कि पाकिस्तान में कोई एक स्टेट है और उसमें कोई ज़िला है पेशावर करके, मुझे ये मालूम नहीं है क्या कहाँ कैसा है, लेकिन वहाँ से मुझे कॉल आया था, ऑनलाइन कॉल था। उसमें मुझे धमकी दी गई थी। वो ऐसी कविता थी कि मैं विस्फोट करा दूंगा, आपको मार दूंगा, यूपी में रहते हो, कानपुर देहात में रहते हो। उसको सारी चीज़ें मालूम थी मेरे बारे में। मैं कविता लिखा था कि ऐ पाक तेरे नापाक इरादों को हम कुचल कर रख देंगे, ऐ पाक तेरे नापाक इरादों को हम कुचल कर रख देंगे, गर जरा इशारा मोदी का हो जाए मसल कर रख देंगे, बनता है तू शेर नहीं औकात है तेरी गिदड़ की, सुन गंदी नाली के कीड़े हम तुझे पिचल कर रख देंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। तो सर बीच में मोदी जी का नाम आया, इजाज़त हो मोदी जी की, क्या बात है। तो मतलब आप हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह बराबर बुलडोज़र और बम चल रहे हैं, उन्हीं को प्रेरित आप भी लग रहे हैं। जी, मेरा जो पूज्य स्थल है, मेरे जो आराध्य देव बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास मेरे पिताजी के अतिरिक्त अगर कोई तस्वीर लगी हुई है तो मोदी जी की लगी हुई है। क्या बात है। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनका सम्मान करना तो सर बनता ही, और उनके कार्यकाल जो है वो भी बहुत ही सम्माननीय हैं। बहुत अच्छा लगा। तो सर आशा करूँगी कि आप ऐसे हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। इस कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूँगी कि 2 पंक्तियाँ हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी कुछ आप समर्पित करें। जी, बुजुर्गों के लिए क्या, मैं जवानों के लिए लिखता हूँ, तो जवानों के लिए सुनिएगा। बिल्कुल। कि अभी तुम्हारे जहन में मैं हूँ, तू भी जहन से बरी नहीं है, अभी तुम्हारे जहन में मैं हूँ, तू भी जहन से बरी नहीं है, अभी नहीं है तू हक में मेरे, अभी ये सूरत मेरी नहीं है, अभी तुम्हारी ही सरज़मी पर जमाए रखे हैं पाँव हमने, अभी तुम्हारी ही सरज़मी पर जमाए रखे हैं पाँव हमने, अभी मुकदमा भी चल रहा है, अभी वसीयत हुई नहीं है, अभी वसीयत हुई नहीं है। दूसरा बंद सुनिएगा इसी का, कि हमारे पहलू हों एक जैसे, अब एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से हम चाह रहे हैं कि वो हमारी तरफ से वो पेशकश करें। जी। कि हमारे पहलू हो एक जैसा आप कह रहे थे ना, अपना दर्द किस तरीके से वो कहते हैं, तो वो अपना दर्द है। तो आज के समाज में जो शादियां हो रही, रिश्ते टूट रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, उसी से प्रेरित ये कविता है सर की। बिल्कुल। तो आपस में जब पहलू मिल नहीं पाते हैं, बातचीत हो नहीं पा रही है, सर आगे कंटिन्यू करें। जी सुनिएगा, कि हमारे पहलू हो एक जैसे, खुली जुबां की अपील बन जा, हमारे पहलू हो एक जैसे, खुली जुबां की अपील बन जा, हमारे पन्ने कलम तुम्हारी, तू एक ऐसी दलील बन जा, तुम्हारा जज है तेरी अदालत, तुम्हारा मुजरिम हूँ मैं मुवक्किल, कि तुम्हारा जज है तेरी अदालत, तुम्हारा मुजरिम हूँ मैं मुवक्किल, हमारे हक में ही फैसला हो, तू ऐसी मेरी वकील बन जा। क्या बात। तो अंत में देखिए, वो चाह रहे हैं कि जो भी आपसी मतभेद है उसको ख़त्म करके आप ही वकील बन जाएं, आप ही फैसला दे दें और पक्ष भी हमारा हो, जीत भी अपनी हो। क्या बात, वाह वाह। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके, आपने अपना इतना समय हमारे कार्यक्रम में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, लगातार देखते रहें हमारा कार्यक्रम साहित्य आउटलुक। जय भारत,
जय हिंदी।